एक अकेला नेता जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट का राजनीतिक नक्शा ही पलट कर रख दिया। वो नेता जिसे कभी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी तरह नजरअंदाज किया था, वही आगे चलकर पूर्वोत्तर में बीजेपी का सबसे बड़ा और सबसे घातक राजनीतिक हथियार बन गया। आज के इस सोर्स आधारित विश्लेषण में उस शख्स की कहानी को डिकोड किया जाएगा जिसने एक के बाद एक राज्यों में तख्ता पलट किया। बात हो रही है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की। बिना किसी देरी के इस राजनीतिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली दल-बदल था? अक्सर चुनावों में पार्टियां जीतती हैं, लेकिन असम और पूर्वोत्तर के मामले में एक चेहरा पार्टी के लिए जीत की गारंटी बन गया। 2015 में हिमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना कोई मामूली घटना नहीं थी। ये एक ऐसा भूचाल था जिसने रातों रात कांग्रेस के सबसे मजबूत किले की नींव ही हिलाकर रख दी। कांग्रेस के एक अंदरूनी रणनीतिकार से लेकर बीजेपी के मास्टरमाइंड बनने तक का उनका ये सफर भारतीय राजनीति की सबसे अचूक रणनीतियों में से एक है। जरा इस बदलाव पर गौर करें। 2015 से पहले का पूर्वोत्तर भारत जो पूरी तरह से कांग्रेस के दबदबे वाला क्षेत्र था, और फिर 2015 के बाद का वही नक्शा जो पूरी तरह से भगवा रंग यानी एनडीए के प्रभुत्वों में बदल चुका है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीतिक बिसात का नतीजा था। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरी कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। 1991 में छात्र राजनीति से कांग्रेस में आए हिमंत ने दशकों तक पार्टी को मजबूत किया, लेकिन 2014 आते आते तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और राहुल गांधी के साथ उनके मतभेद इस कदर बढ़ गए कि बात इस्तीफे तक पहुंच गई। और फिर आता है अगस्त 2015 का वो टर्निंग पॉइंट, जब दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से होती है और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और इसका नतीजा ठीक अगले ही साल मई 2016 में असम में पहली बार बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। लेकिन ये बगावत सिर्फ वैचारिक नहीं थी, इसमें एक बहुत गहरी व्यक्तिगत टीस भी थी। राजनीतिक गलियारों का वो मशहूर पिडी कुत्ते वाला किस्सा तो सबको याद ही होगा, जहां आरोप लगा था कि राहुल गांधी हिमंत के साथ बैठक करने के बजाय अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज्यादा व्यस्त थे। इस कथित अपमान को हिमंत ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने इस गुस्से को एक ऐसी राजनीतिक ऊर्जा में बदल दिया जिसका सामना करने के लिए कांग्रेस कभी तैयार ही नहीं थी। और यहीं से शुरू होता है असली मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने 2016 में नेडा NEDA का गठन किया और इसकी कमान सौंपी गई हिमंत बिस्वा शर्मा को। ये कोई आम पद नहीं था, ये पूर्वोत्तर के राज्यों से कांग्रेस को व्यवस्थित रूप से उखाड़ फेंकने का एक लाइसेंस था। इस गठबंधन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों को एक छतरी के नीचे लाना। और इस राजनीतिक शतरंज में हिमंत सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे। इस काम को कितनी बेदर्दी और सटीकता से अंजाम दिया गया, इसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। असम में तो सीधे चुनाव जीतकर सरकार बनाई गई, लेकिन असली खेल हुआ 2017 के मणिपुर और 2018 के मेघालय चुनावों में। इन राज्यों में कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद हिमंत ने क्षेत्रीय आदिवासी पार्टियों की वित्तीय और राजनीतिक कमजोरियों को समझकर चुनाव के तुरंत बाद रातों रात ऐसे गठबंधन तैयार किए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इसी वजह से राजनीतिक हलकों में उन्हें 48 आवर मैन यानी 48 घंटे वाला आदमी कहा जाने लगा। मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में सरकार बनाने के लिए बिना सोए आधी रात तक मैराथन बैठकें करना और देखते ही देखते तख्ता पलट कर देना, ये उनकी पहचान बन गई। जब तक विपक्षी पार्टियां अपनी रणनीति बनाती हैं, तब तक 48 घंटों के भीतर हिमंत सरकार का गठन कर चुके होते हैं। पर क्या सिर्फ जोड़ तोड़ से ही कोई नेता इतना लोकप्रिय हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर उनके राजनीतिक ब्रांड का दोहरा स्वरूप सामने आता है। एक तरफ वो मामा है, यानी एक ऐसा पितातुल्य व्यक्ति जो जनता के कल्याण की चिंता करता है, और दूसरी तरफ वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता है जो खुलकर ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति करते हैं। ये एक ऐसा संतुलन है जो उन्हें नरम शक्ति और वैचारिक कठोरता दोनों का पूरा फायदा देता है। उनकी इस मामा ब्रांड की असली ताकत इसका वित्तीय मॉडल है। अरुणोदय योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे आर्थिक मदद, 24 लाख महिलाओं के लिए माइक्रो फाइनेंस कर्ज से राहत और मिशन वसुंधरा के जरिए 8.5 लाख लोगों के भूमि विवादों का निपटारा। इन योजनाओं ने महिलाओं के बीच उनका एक ऐसा पक्का और वफादार वोटर बेस तैयार किया जिससे भेद पाना विपक्ष के लिए लगभग असंभव हो गया।
सत्ता में आते ही उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कांग्रेस के पुराने नेटवर्क को ध्वस्त करना शुरू किया। सबसे पहले स्थानीय नेताओं की नौकरी बांटने वाली ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इसकी जगह टीईटी यानी टेट जैसी पारदर्शी और परीक्षा आधारित भर्ती प्रक्रियाएं लागू की गईं। इससे एक तीर से दो निशाने लगे। मेरिट के आधार पर नौकरियां भी मिली और पूरे सिस्टम पर उनका सीधा कंट्रोल भी स्थापित हो गया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले पहलू पर। असम की राजनीति में मियाँ शब्द, जो बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, वो हमेशा से डेमोग्राफी, जमीन और पहचान की राजनीति के केंद्र में रहा है। असम के मूल निवासियों में अवैध इमिग्रेशन और डेमोग्राफी के बदलने को लेकर जो गहरी चिंताएं थीं, उन्हें हिम्मत ने सीधे तौर पर एड्रेस किया और बीजेपी के राष्ट्रीय एजेंडे को असमिया पहचान के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया। इसके तहत कई ऐसे सख्त कदम उठाए गए जिन पर पूरे देश में बहस छिड़ गई। राज्य की फंडिंग से चलने वाले 740 मदरसों को बंद करके उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया गया। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के नाम पर करीब 40,000 लोगों को बेदखल किया गया और सीमाओं पर घुसपैठ विरोधी सघन अभियान चलाए गए। जहां एक तरफ आलोचक इसे अल्पसंख्यक समुदायों को जानबूझकर निशाना बनाना मानते हैं, वहीं हेमंत का तर्क है कि यह कदम असम की संस्कृति, भूमि और पर्यावरण की रक्षा के लिए बेहद जरूरी थे। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। क्या यह राजनीतिक सफर इतना ही बेदाग और सीधा रहा है? बिल्कुल नहीं। इस बेहद तेज राजनीतिक चढ़ाई के पीछे एक अंधेरा कोना भी है, जो विवादों, गंभीर आरोपों और रहस्यमयी ढंग से गायब हुई फाइलों की कहानियों से भरा पड़ा है। एक ऐसे नेता के लिए जो विपक्ष पर भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा आक्रामक रहता है, खुद उनके अतीत के पन्ने कई तीखे सवाल खड़े करते हैं। अगर सोर्स रिपोर्ट्स और जांच एजेंसियों के पन्ने पलटे तो कई बड़े मामले सामने आते हैं, जैसे अमेरिकी कंस्ट्रक्शन कंपनी लुइस बर्गर से जुड़ा रिश्वत कांड, जहां 2011 में अचानक कुछ बेहद अहम फाइलें ही गायब हो गईं, या फिर शारदा चिटफंड घोटाला, जिसके मास्टरमाइंड सुदीप्त सेन ने शर्मा को 3 करोड़ रुपए देने का गंभीर आरोप लगाया था। इसके अलावा असम में पुलिस एनकाउंटर्स में अचानक हुई 20 गुना की बढ़ोतरी, जिस पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया, और हाल ही में उनकी पत्नी की संपत्तियों से जुड़े बड़े आरोप। आलोचक अक्सर पूछते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद इन जांचों की रफ्तार अचानक धीमी कैसे पड़ गई। हालांकि शर्मा का इस पर हमेशा एक ही सख्त जवाब होता है: राजनीति से प्रेरित झूठ। उन्होंने कभी भी इन दावों के सामने बैकफुट पर खेलना पसंद नहीं किया है, बल्कि इसके उलट पवन खेड़ा जैसे विपक्षी नेताओं पर सीधे मानहानि के मुकदमे ठोककर वो आक्रामक कानूनी पलटवार करते हैं। उनका साफ कहना है कि ये सभी आरोप महज उनकी छवि खराब करने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। विवाद अपनी जगह है, लेकिन आज एक सच्चाई ये भी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का कद अब सिर्फ असम या पूर्वोत्तर तक सीमित नहीं रह गया है। वो अब बीजेपी के लिए एक ऐसी डिप्लॉयबल फोर्स बन चुके हैं जिसे देश के किसी भी हिस्से में चुनाव प्रचार की दिशा मोड़ने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। उनका राजनीतिक ब्रांड अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में नजर आते हैं। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल बेहद हाई वोल्टेज और आक्रामक होता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किया गया उनका बहुचर्चित हुसैन ओबामा वाला ट्वीट इसका एक बड़ा उदाहरण है। इसके साथ ही वो अक्सर संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों को हटाने की खुलकर वकालत करते हैं। वे अब महज एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि पार्टी की राष्ट्रीय रणनीतिक मशीनरी का एक बेहद धारदार हथियार बन चुके हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई एक अकेले इंसान ने अपने दम पर पूरे पूर्वोत्तर की राजनीतिक हवा का रुख मोड़ दिया? उनका मामा वाला अंदाज, उनकी हिंदुत्ववादी छवि और हर चुनौती को अवसर में बदलने की उनकी गजब की राजनीतिक कला, ये सब उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे दिलचस्प और जटिल खिलाड़ी बनाता है। चाहे कोई उनका समर्थक हो या आलोचक, इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने पूर्वोत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। और अब आगे देखना ये है कि उनकी ये राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं दिल्ली के गलियारों में और क्या नए समीकरण लिखती हैं।